हेलो दोस्तों। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 22 जून 2022 का न्यूज़ टुडे। ठीक है। तो इसकी पहली न्यूज़ देखते क्या है। तो आरबीआई ने जो फिनटेक है उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले गैर बैंक प्रीपेड साधन है उस पर जो क्रेडिट लाइन है उस पर रोक लगा दी है। ठीक है। मतलब ये क्या है, जैसे कि आप अमेज़ोन वगैरह फ्लिपकार्ट इन पे क्या करते हैं, जाके अगर पे लेटर का ऑप्शन होता है एक इसमें। ठीक है, बाय नाउ पे लेटर या फिर क्रेडिट कार्ड, इस टाइप के होते हैं ऑप्शन, आप बाद में उससे पे कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब बैंक कहीं ना कहीं बैंक की अहमियत इससे कम हो रही है। जितने भी एनबीएफसीज हैं या बैंक है इनकी अहमियत कम हो रही है। इसकी वजह से जो है इसको अब इस पर रोक लगाने का निश्चय लिया है। सबसे पहले देखिए ये देखते हैं ये होता क्या है। अगर इसकी बात करें क्रेडिट लाइन, तो ये एक तरह की क्या होती है, पूर्व निर्धारित उधार सीमा होती है जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय को आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय ऋण तक पहुंचने की अनुमति देती है। ठीक है, मतलब आप उधार एक तरह से ले सकते हैं। तो इसके अलावा देखिए फिनटेक शब्द का यूज़ हुआ, ये क्या होता है। इसका उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी पर व्यापक रूप से लगातार बढ़ती निर्भरता के साथ वित्तीय सेवा क्षेत्र में उभरते तकनीकी जितने भी नवाचार होंगे उनको वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जितने भी नवाचार होंगे, इनोवेशन जो नए नए होते हैं उनके इनको यूज़ करने के लिए फिनटेक यूज़ किया जाता है। ठीक है। भारतीय फिनटेक जो उद्योग है उसका मूल्य जो है 2000 वित्त वर्ष जो 2000 है उसमें 50 से 60 अरब डॉलर था, जो कि 2025 तक 150 अरब डॉलर होने का क्या है अनुमान है। इसके अलावा जो आरबीआई है उसने भारत में फिनटेक का प्राथमिक जो है विनियामक, मतलब इनको रेगुलेट जो करता है वो आरबीआई करता है। ठीक है। अब देखिए न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा है क्या ये। तो इसके अंतर्गत जो आरबीआई है उसने जितने भी गैर बैंक प्रीपेड वॉलेट और प्रीपेड कार्ड हैं, ठीक है, उस उन उत्पादों में ऋण सुविधाओं को प्रस्तुत करने से रोकने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। ठीक है, मतलब जितने भी बाय नाउ पे लेटर इस टाइप के जितने भी ऑप्शन है उनको जो है बंद करने पर आरबीआई ने जो है सूचना दी है। ठीक है। इसके अलावा जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो प्रीपेड भुगतान साधन है उस पर उसका निर्देश जो है क्रेडिट लाइन से प्रीपेड भुगतान उत्पादों को लोड करने की अनुमति नहीं देता है। प्रीपेड भुगतान साधन जो है ऐसे साधन होते हैं जो इन साधनों के भीतर या उन पर जो संग्रहित मूल्य होते हैं, मतलब उन पर बेसिस जो मूल्य होते हैं उनके विरुद्ध नकद हस्तांतरण, वित्तीय सेवाएं और जो रेमिटेंस होता है उनके सहित वस्तु एवं सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं। मतलब आप क्या करते हैं वहाँ पे जाके, जैसे कि एक मेरा फ्रेंड था उसने मतलब उससे मैंने पूछा था, उसकी सैलरी उस टाइम थी 10K और उसने हाथ में घड़ी पहन रखी थी 6K की। ठीक है, और जैकेट थी उसके पास ऑलमोस्ट 3.5 समथिंग के की, मतलब 3,500 की जैकेट और 6,000 की उसने घड़ी ले रखी। तो मैंने कहा इतना मतलब कैसे किया, दूसरा तीसरा महीना तो उसे जॉब का। तो उसने कहा मैंने ये पे नाउ बाय नाउ पे लेटर के वजह से इसको खरीदा है। ठीक है। तो मतलब इतना आपकी सैलरी नहीं है, आप जाके इतना खरीद रहे हैं, तो उसी वजह से ये उसकी वजह से हो रहा था। ठीक है, इसको अब जो है रोक लगा दी गई इसके ऊपर। अब इसमें जो ऐसा कर कौन सकता है प्रीपेड भुगतान साधन, तो सिर्फ एनबीएफसी जितने होंगे, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और बैंक। ठीक है। उसके अलावा इससे पहले विज़न 2022 के तहत भारतीय जो आरबीआई है उसने बिग टैंक और फिन टैंक इसकी बाय नाउ पे लेटर प्रणाली की विनियमन की घोषणा की थी। ठीक है, 2025 के तहत जो विज़न 2025 था उसके तहत इनको रेगुलेट करने की घोषणा पहले कर दी थी कि हम इसको रेगुलेट करेंगे। इसके अलावा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत की भी घोषणा की गई थी। ठीक है। विनियमों की प्रमुख चुनौतियां, तो इसमें चुनौतियां क्या आने वाली हैं, तो अलग अलग उपायों के मामले के साथ जो विकसित हो रही प्रौद्योगिकी है उसको विनियमन करने में कठिनाई आ रही है। मतलब आज के टाइम में जैसे अब ये अमेजोन पे आ गया, ये अलग अलग टेक्नोलॉजी इतनी सारी आ रही है कि इनको रेगुलेट करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है। विनियमित क्षेत्र के बाहर गतिविधि की निगरानी करना, ये भी एक वो है चैलेंजिंग काम है। प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होने वाले नए जोखिम की पहचान करना, किससे मतलब क्या प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर, ये इसकी पहचान नहीं की जा सकती है। ठीक है। तो अगली न्यूज़ क्या है, कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप रिपोर्ट 2021 से 22 जारी की गई। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है, पहले निष्कर्ष देख लेते हैं फिर देखेंगे इसको। तो वर्तमान में जो वैश्विक उत्सर्जन है उसका 4% से कम कार्बन मूल्य निर्धारण के दायरे में है। ठीक है, 4% से भी ये जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम हो गया। ठीक है, जो कि हमारा जो 2030 में पेरिस समझौते के अंतर्गत हमें जो सीमा अचीव करनी थी वो उससे पहले ही ये कम हो चुका है। ठीक है। कई देशों ने अपनी कार्बन कर दरों में वृद्धि की और अधिक महत्वाकांक्षी मार्ग को अपनाया। ठीक है, कार्बन ये जो कर होता है ये क्या होता है, कार्बन का वह मूल्य है जो कार्बन डाइऑक्साइड के, मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह से CO2 अगर एमिशन हो रहा है, ठीक है, तो सरकार आप पे कुछ टैक्स लगाएगी। ठीक है, ताकि जो जो भी आप टैक्स देंगे उससे जो है उसको रिसाइकिल किया जा सके, कार्बन से जो हमें लॉस हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम अच्छे काम में उस पैसे को यूज़ कर सके, तो वो आप पे टैक्स के रूप में जितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक मीट्रिक टन
उत्सर्जन के लिए सरकारें उत्सर्जकों से वसूल करती है। ठीक है, तो इसमें जब कार्बन कण में वृद्धि की और अधिक महत्वाकांक्षी मार्ग को अपनाया है। कई देशों में जो प्रायोगिक उत्सर्जन व्यापार प्रणाली है उस पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 6 पर समझौता कार्बन बाजारों में रुचि को और अधिक प्रोत्साहित कर देगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो यह रिपोर्ट है वो जो CPLC है इसके सचिवालय द्वारा जारी की गई है। ठीक है, जो कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोएलिशन है उसके सचिवालय द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट के जो अग्रलिखित लिखित विषय है उस पर समीक्षा प्रदान की है, जिसमें जो है कार्बन मूल्य निर्धारण में वैश्विक जो विकास क्रम है, कार्बन बाजार के जो विकास के निहितार्थ है, कार्बन मूल्य निर्धारण है, इसकी क्षमता की व्यापक सीमाएं दी गई है। ठीक है, जो CPCLA ये क्या है, एक स्वैच्छिक मतलब वॉलंटरी पहल है, खुद से मतलब अपने आप ही पहल की गई है। यह सरकार, व्यवसाय, नागरिक समाज और शिक्षा जगत के नेतृत्व को एक साथ लाती है। इसमें क्या है, प्रभावी जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने, उसका जो वित्त पोषण हो रहा है उसके लिए एक साधन है। उसके रूप में ये कार्बन मूल्य निर्धारण की वैश्विक समझ में वृद्धि की जा सकेगी इससे। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है कार्बन मूल्य निर्धारण उसके उत्सर्जन पर जो शुल्क लगाकर, कम उत्सर्जन के लिए प्रोत्साहित कर कर उसकी पेशकश करके ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन पर अंकुश लगाता है। मतलब इससे हम ग्रीन हाउस जो GHG गैसेज होते हैं उन पर अंकुश लगाया जाएगा। कार्बन उत्सर्जन पर निम्नलिखित दो तरीके से मूल्य लागू किया जाता है। एक तो वही कार्बन कर जो अभी पढ़ा हमने, एक उत्सर्जन व्यापार प्रणाली। ठीक है, यह ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन के लिए एक व्यापार योग्य परमिट प्रणाली है। ठीक है, मतलब आप इसको व्यापार की तरह यूज़ कर पाएंगे। इसके तहत ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है कि एक जैसे आपकी फैक्ट्री है तो वो इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर या पर मंथ जो है वो रिलीज कर सकती है, उत्सर्जित कर सकती है। इस सीमा का उत्सर्जन की अनुमति होती है। वही जो है पैसे लेके, मतलब पैसे सरकार आप पे पे करेगी, जितना भी आपका फाइन होगा वो पे करेगी और आपको उससे ऊपरी सीमा से जा सकेंगे आप उसके ऊपर। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के लिए रियायतों में वृद्धि। ठीक है, ये लॉजिस्टिक क्या होता है, जो जैसे आप अगर घर पे होते हैं, घर को शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, पैकर एंड मूवर करके आती है ना, एक ऐप आती है या कुछ भी आता है, वो टेम्पो में आता है, आपका सामान लेके दूसरी जगह ले जाता है। ठीक है, तो ये लॉजिस्टिक पार्क उसी टाइप से होता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कुछ भी सामान ले जाना या लाना होता है तो ये वहाँ पे कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो सरकार ने अपने जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए रियायत थी उसकी अवधि 30 से बढ़ाकर 45 साल कर दी है। ठीक है, क्योंकि सरकार ने कुछ पैसा दिया था कि आप इसको डेवलप कर सकते हैं बिजनेस को, तो उसकी अवधि जो पैसा लौटाने की अवधि है उसको 30 से बढ़ाकर 45 कर दिया। ठीक है, इससे मतलब क्या होगा, लोग प्रोत्साहित होंगे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। तो इससे जो है निवेशकों को अपने निवेश की भरपाई करने और अधिशेष सृजित करने में मदद मिलेगी। ठीक है, मतलब एक तरह से उन्हें बेनिफिट होगा, उन्हें टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो इससे अधिक दीर्घकालिक निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा। एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक इंटर मॉडल फ्रंट हैंडलिंग प्रतिष्ठान है। इसमें जो है गोदाम होता है, समर्पित शीत श्रृंखला सुविधाएं, फ्रंट या कंटेनर टर्मिनल या बल्क कार्गो टर्मिनल, ये सब शामिल होते हैं। यह पार्क सड़क, रेल, जलमार्ग और वायु परिवहन के माध्यम से माल की आवाजाही को आसान एवं उपयोग के अनुकूल बनाता है। ठीक है, मतलब चीपर से चीपर रेट पे आपको जो है एक जगह से दूसरी जगह कुछ भी सामान ले जाना हो, जैसे आप ये बाइक वगैरह है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाते हैं, है ना, तो इस टाइप से जो है आपको ईजी होता है। ठीक है, सरकार ने भारतमाला योजना के तहत ऐसे 35 मेगा फ्रंट एंड ट्रांसपोर्ट हब बनाने की योजना बनाई थी। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का महत्व क्या है, तो ये पार्क क्या करेंगे, लॉजिस्टिक लागत को देश की जो GDP है उसकी मौजूदा 14 से 16% से कम करके 9% तक ला सकेंगे। ठीक है, इससे जो है रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि मेगा लॉजिस्टिक पार्क अपने आसपास क्या है, विनिर्माण या क्लस्टर समूहों के निर्माण की गति को प्रदान करते हैं। मतलब आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आपके पास एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना, कहीं ना कहीं रोजगार के इससे वो होंगे, अवसर पैदा होंगे। इसका उद्देश्य क्या है, मौजूदा पॉइंट टू पॉइंट लॉजिस्टिक मॉडल को हब एंड स्पोक मॉडल में बदलना। इसमें क्या होता है, हब एंड स्पोक मॉडल में एक केंद्रीकृत हब मौजूद रहता है। ठीक है, ये वर्तमान में शहर की सीमा के भीतर संचालित किए जा रहे गोदामों को लॉजिस्टिक पार्कों में स्थानांतरित कर देंगे। ठीक है, इससे शहर की सीमा के बाहर स्थित लॉजिस्टिक पार्कों में कम किराए वाले गोदामों का संचालन किया जा सकेगा। मतलब कहीं गांव में जाके आपने गोदाम बना दिया, ठीक है, वहां से डायरेक्ट उठा के आपको जहां पहुंचाना है वहां ले जाए। इससे इस गोदाम लागत में कमी आएगी। गोदाम लागत जो शहर में अगर बनाएंगे तो महंगा पड़ेगा, गांव में वही चीज़ सस्ती पड़ जाएगी। बड़े आकार के ट्रकों और रेल पर माल ढुलाई बढ़ने से CO2 उत्सर्जन में जो है कमी आएगी। इन जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है इनको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब जो नहाई है
और NHIDL है, इनके द्वारा कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, जो ये लॉजिस्टिक पार्क है। उसके बाद अगला क्या है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की उप योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। ठीक है, PMKSY और जो MOF सैटरडे संडे में क्या क्या करूँगा, जो इस टाइप से जैसे योजना ये इनकी बातें होती है ना, इनको कॉपी में अलग से लिख लूँगा एक वीडियो में इन सबको डाल के, और मतलब इनके शुरू कब हुई, क्या ये कर रहे हैं, इनका कार्य क्या होता है, ठीक है, क्या प्रेजेंट में क्या प्रोग्रेस होगी, इस टाइप से 2-3 पेजों की PDF बना के आपको दे दिया करूँगा। ठीक है, तो न्यूज़ क्या है, तो PMKSY क्या है, एक केंद्रीय योजना है। ये योजना क्या करती है, खेत से जो है खुदरा स्टोर तक, जब खेत से कोई फसल निकलती है वहाँ से लेकर खुदरा स्टोर तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना के निर्माण पर यह लक्षित होती है। ठीक है, तो ये एक अम्ब्रेला योजना है, इसमें 7 उप योजनाएं भी शामिल हैं। ये देखिए कौन सी योजनाएं हैं। मेगा फूड पार्क बनाना, खाद्य प्रसंस्करण परीक्षण क्षमता सृजन विस्तृत, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, ये सारे की सारी इसके अंतर्गत मतलब जो क्या है, योजना ही है। उसके अलावा कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना योजना, बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज सृजन की योजना, मानव संसाधन और संस्थान, एकीकृत शीत भंडारण श्रृंखला और जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं परीक्षण अवसंरचना। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, इसकी जो अवधि है वो 2021 से 22 जो थी उसको बढ़ाकर 25 से 26 कर दिया गया और योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, जो मंत्रालय है खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण उद्योग, इसके स्थापित किए जाने के उद्यमी को क्या होगा, सहायता अनुदान के रूप में ज़्यादातर क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता, मतलब पूंजीगत जो सब्सिडी होती है वो दी जाएगी। इसका महत्व क्या है, तो इस योजना में जो है खाद्य प्रसंस्करण प्रोसेस्ड जो होता है क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, जो जैसे कि आपने अगर गेहूं उगाया, ठीक है, तो उससे प्रोसेस करके आगे जो भी गेहूं का मान लीजिए जैसे वो बनता है आटा नूडल्स हो गए, जो भी आगे सेकंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोसेस्ड फूड में आ जाता है। ठीक है, तो यह किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलाएगा। यह रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करती है, कृषि उपज की बर्बादी को कम करेगी, प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाएगी, संरक्षित और सुविधाजनक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की सस्ती कीमतों पर उपलब्धता करने पर मजबूर करेगी। ठीक है, मदद करेगी उनकी। उसके अलावा देखिए वर्ष 2016 में इस योजना को शुरू में क्या था, इसका नाम संपदा था, मतलब संपदा की फुल फॉर्म क्या है, कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास के लिए योजना है। ये नाम दिया गया था 2016 में। 17 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया। ठीक है, खाद्य क्षेत्र में उठाए गए अन्य कदम क्या है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण है उस योजना को शुरू किया गया था, PMFME। इस योजना के तहत जो है 2 लाख सूक्ष्म जो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम है उनकी स्थापना, उनको अपग्रेड करना, उसके लिए वित्तीय तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की गई थी। उसके अलावा स्वचालित मार्ग के तहत खाद्य प्रसंस्करण में 100% FDI जो है उसकी अनुमति दी गई, मतलब आप चाहते हैं अगर इसमें टोटल पैसा देना तो वो भी आप दे सकते हैं। शीत भंडारण सहित खाद्य और कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मानदंडों में शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है। भारत ने जो है जो ECI है उसने पंजीकरण राजनीतिक दलों की सूची में 111 अस्तित्वहीन दलों को हटा दिया। ठीक है, मतलब इनको गलत चीज़ों में लिप्त पाया गया, इसकी वजह से इनको हटा दिया गया। तो इनको जो है हटा दिया गया, हालांकि इसके पास जो है ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं है। ये देखिए यहाँ पे चुनाव आयोग के पास किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण समाप्त करने की कोई शक्ति नहीं है। इस संबंध में चुनाव सुधार का प्रस्ताव अब भी सरकार के पास लंबित है। ठीक है, इन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन करते हुए भी पाया गया, जो 111 दल थे। हालांकि यह राजनीतिक दलों की वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे को उठा सकता है। ठीक है, सिर्फ उठा सकता है, रद्द नहीं कर सकता, पर इसने कर दिया। साथ ही यह राजनीतिक दलों से निम्नलिखित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की मांग करता है। एक तो चंदा प्राप्ति के स्रोत और इसके तरीके, आपने जो पैसा लिया है उसके स्रोत क्या और तरीके क्या, कंपनी द्वारा इसका डिस्क्लोजर, बैंक खातों का विवरण आदि। ठीक है, जहाँ से पैसा आ रहा है उनका बैंक खातों का विवरण। चुनाव आयोग ने जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसकी धारा 29A और 29C के तहत ऐसा जो है किया, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और ये दल जो है अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा किए बिना कर छूट का दावा कर रहे थे। ठीक है, पंजीकृत जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उनसे संबंध चिंता है, तो इनमें जो है बहुत से दल ऐसे हैं जो केवल कागज पर ही मौजूद पाए गए
और उनके पते पर भेजे गए जो पत्र थे वो वापस लौट गए। ठीक है, मतलब जो उनका परमानेंट ऑफिस था वो भी क्लोज हो गया। ठीक है, कुछ लोगों ने पंजीकृत दलों को की दिए गए चंदे पर आयकर छूट का दुरुपयोग किया। कुछ जो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है वो गंभीर वित्तीय अनौचित्य कार्यों में संलग्न पाए गए। संभव है कि कुछ दल ऐसा करने के मतलब ऐसा दल जो है चंदा एकत्र कर रहे हो और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए कर रहे हो, पैसा ले रहे हो कहीं और लगा रहे हो। उदाहरण के लिए इनमें से कुछ शेल कंपनियों के रूप में कार्य कर रहे हो और मनी लॉन्ड्रिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक्स, ये हमने अभी 1-2 दिन पहले पढ़ा ही था। इसके अनुसार 2019 से 20 के लिए केवल 8.23% पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हुई। सिर्फ इतने परसेंट दलों की 8.23। वहीं 5.72% पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की वार्षिक अंशदान रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। ठीक है, मतलब इनकी रिपोर्ट जो है बाहर नहीं आ रही है, इतने इतने परसेंट पे आ रही है, तो कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ है, इसकी वजह से ऐसा किया गया। अब अगला टॉपिक देखिए, चापेकर बंधुओं का मामला। हिस्ट्री से ये जो है टॉपिक है हमारा। तो 22 जून 1897 इसको जो है चापेकर बंधुओं ने महाराष्ट्र के पुणे में जो ब्रिटिश अधिकारी थे WC रैंड और उनकी सैन्य सुरक्षा में तैनात लेफ्टिनेंट आयरस्ट, उनकी दोनों की हत्या कर दी थी। ठीक है, इनके नाम क्या थे? दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। इनको जो है चापेकर बंधुओं के नाम से तीनों को जाना जाता था। 19वीं सदी में के उत्तरार्ध में WC रैंड की हत्या में शामिल तीनों वो थे, क्रांतिकारी थे। उनके अलावा जो महादेव विनायक रानाडे थे वो भी इनके सहयोगी थे। 1857 के बाद ये क्या पहला उग्रवादी राष्ट्रवाद का पहला मामला था। ठीक है, 96 से 97 1800 में इसके दौरान पूना बुबोनिक प्लेग, जिसे जो है पूना प्लेग भी कहा जाता था, ये फैल गया था। सरकार ने प्लेग के खतरे से निपटने और बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 1897 में एक विशेष प्लेग समिति की स्थापना की थी। 97 में चार्ल्स वाल्टर रैंड इस समिति के अध्यक्ष थे। प्लेग आयोग ने पुणे के चिकित्सा को नियुक्त करने की बजाय 800 से अधिक अधिकारियों और सैनिकों को तैनात कर दिया। मतलब इसकी दवाई और वो करने की बजाय इन्होंने सैनिकों को तैनात कर दिया। लोगों ने उनके रोग प्रभावित परिजन का अंतिम संस्कार करने नहीं दिया गया। जो लोग मर गए थे उनको, जैसे कि अब कोरोना में जो लोग मरे उनको भी जो है उनके घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा था, तो इसी टाइप से इन्होंने किया। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा स्थानीय लोगों का उत्पीड़न बढ़ने लगा। रैंड आयोग ने के निरंतर उत्पीड़न ने चापेकर बंधुओं और क्रांतिकारी चापेकर क्लब इनके अन्य सदस्यों को रैंड के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर दिया। चापेकर बंधुओं ने शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण के लिए चापेकर क्लब नामक एक क्रांतिकारी संगठन का गठन भी किया था। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। तो इसको देखते हैं। तो असम इसको लागू करने वाला, वन नेशन वन राशन कार्ड 36वां राज्य बन गया इसको योजना को लागू करने वाला। इसके साथ ही यह कार्यक्रम क्या है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू हो चुका है। इस योजना ने संपूर्ण देश में खाद्य सुरक्षा को पोर्टेबल बना दिया है। अब सभी में लागू हो गया तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कवर किए गए जो लाभार्थी थे और अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके अपनी पसंद की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस सक्षम उचित मूल्य की दुकान से सब्सिडी युक्त खाद्यान्न का अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते थे, जो भी उन्हें सरकार देती है। ठीक है, इसका कार्यान्वयन अगस्त 2019 में ही हुआ था और सतत विकास लक्ष्य 2 के तहत निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी इससे मदद मिलेगी। सतत विकास लक्ष्य 2 वर्ष 2030 तक भूखमरी को समाप्त करना है, जिसका लक्ष्य है ये है। ठीक है, अगला टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसके बारे में देख लेते हैं। तो सिंपल इस योजना का वो क्या है, उद्देश्य क्या है, मतलब जो रोजगार कोविड में छिन गए थे उनको दोबारा से क्रिएट करना। ठीक है, तो अब तक जो ऐसा रोजगार सृजन 28% कर लिया गया है। इसी रोजगार प्रोत्साहन योजना को 1 अक्टूबर 2020 में जो है आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के साथ हिस्से के रूप में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है, नियोक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ साथ कोविड-19 की महामारी के दौरान रोजगार की हुई क्षति की पुनर्बहाली के लिए रोजगार सृजन करने हेतु प्रोत्साहित करना। उसके अलावा यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों को जोड़ने के लिए भविष्य निधि योगदान हेतु सब्सिडी भी देती है। जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं, वहां केंद्र सरकार नए कर्मचारियों के संदर्भ में 2 वर्ष की अवधि के लिए EPF में केवल 12% कर्मचारी योगदान करेगी। ठीक है, डच रोग ये क्या है, तो अर्थशास्त्र में जो डच रोग है एक ऐसी घटना को संदर्भित करता है जिसमें क्या है, एक देश
प्राकृतिक संसाधनों की खोज के कारण अन्य सभी देशों क्षेत्रों में असमान आर्थिक समृद्धि का अनुभव करता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि तेल के ढूंढने में लग गया, उसकी वजह से जो है अन्य सभी क्षेत्रों में क्या हो गया, उसका असमान आर्थिक समृद्धि का वो अनुभव करने लगा। इस अवधारणा के अनुसार क्या हुआ, जब कोई देश प्राकृतिक संसाधनों की खोज करता है और उनका जो है निर्यात करना शुरू करता है, तो इससे मुद्रा की विनिमय दर में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि होती है। ठीक है, जो विनिमय मतलब एक्सचेंज रेट जो होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। यह बदले में सस्ते विकल्पों के आयात को प्रोत्साहित करते हुए अन्य क्षेत्रों के निर्यात को हतोत्साहित कर देता है। मतलब सभी लोग एक ही काम में फिर लग जाते हैं, उसकी वजह से अन्य क्षेत्र क्या हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का GIS आधारित मानचित्रण, इसके अंतर्गत जो हमारा मंत्रालय था सड़क परिवहन और राजमार्ग, उसने क्या किया, सभी क्षेत्रीय इकाइयों के साथ साथ राज्य सरकारों को भी जुलाई 2022 तक संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का GIS आधारित जो मानचित्रण है वो कार्य पूरा करने का निर्देश किया। ठीक है, मंत्रालय ने किया, ये सरकार ने नहीं किया। भौगोलिक सूचना प्रणाली जो GIS है, उसके मानचित्र में किसी भी अवसंरचना इकाई का विस्तृत दृश्यात्मक स्वरूप दर्शाया जाता है। ठीक है, गूगल मैप पे आप जैसे देखते हैं ना, जैसे कि स्थान, स्थलाकृति, प्रतिष्ठान, संरचनाएं, छवि आदि। लाभ क्या है इसका, तो यह जो है सड़क निर्माण एजेंसियों को संरेखन, राजमार्गों के रास्ते में किसी भी बाधा के बारे में विस्तृत सूचना प्रदान करके सहायता प्रदान करेगा। इससे के जो अतिरिक्त मोबाइल फ़ोन है उसके माध्यम से भी आसानी से मानचित्रों का आकलन किया जा सकेगा। ठीक है, ग्रीष्म आयनयान 2022, तो जैसे कि आपको पता है 21 जून दिन का उसमें दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। उसमें जो है जून उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म आयनयान का दिन था। ग्रीष्म आयनयान खगोलीय ग्रीष्म की शुरुआत का प्रतीक है। यह परिघटना तब होती है जब पृथ्वी का सूर्य की ओर अधिक झुकाव हो जाता है। ठीक है, जब पृथ्वी जो है सबसे ज़्यादा सूर्य की ओर झुकी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से दिन हमारा लंबा हो जाता है, रातें छोटी हो जाती हैं। यह आयनयान तब घटित होता है जब पृथ्वी अपनी कक्षा में उस बिंदु पर होती है जहाँ उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर, मतलब इस टाइप से होती है, पृथ्वी झुकी हुई होती है, उत्तरी ध्रुव ज़्यादा सूर्य की ओर होता है। ठीक है, अपने अधिकतम झुकाव लगभग 23.5 डिग्री पर होती है। इसके परिणामस्वरूप 21 जून का कैलेंडर वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म आयनयान शीत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में, ये 2019 के प्रीलिम्स में भी आया था क्वेश्चन, अगर आप एक बार देखेंगे तो दिख जाएगा आपको। अगला है रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स 2022, ये क्या है, IRENA। तो इस शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले वर्ष की तुलना में 9% की वृद्धि हुई है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है। यह देशों को संधारणीय ऊर्जा संसाधन विकल्प अपनाने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, भूकंप वेधशाला, तो ये क्या है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है उसने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक भूकंपीय वेधशाला का उद्घाटन किया। जैसे कि अभी कल आपने देखा होगा अफगानिस्तान में भूकंप आया था, तो 1000 से ऊपर लोग काफ़ी मर गए हैं। उधमपुर भारत का 153वां भूकंपीय स्टेशन है। उधमपुर जिला दो प्रमुख भूकंपीय भ्रंशों अर्थात मेन फ्रंटल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री थ्रस्ट इसके बीच स्थित है। ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भूकंप उत्पन्न होने के संभावित कारकों में से एक है। ठीक है, उधमपुर पृथ्वी की भूपर्पटी की आंतरिक गतिविधियों से संबंधित डेटा रिकॉर्ड करेगा, साथ ही विश्व के विभिन्न भूकंपीय स्टेशनों का डाटा प्राप्त करेगा। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई, तो ये क्या है, दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई जिसका नाम क्या है, स्पाइनी हॉर्नटेल बर्मा गोम्फस चोकुलेनिसिस को केरल की में पहली बार देखा गया। बर्मा गोम्फस वंश में संबंधित ड्रैगन फ्लाई की 3 प्रजातियां, बी कावेरिकस, बी पिरामिडेलिस और बी लेडलवी। ठीक है, ये बी लेडलवी संपूर्ण पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ठीक है, ये जो लास्ट में थी बी पिरामिडेलिस पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। इस वंश की अन्य सभी प्रजातियां पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई उड़ने वाला एक परभक्षी कीट है जो दूसरों पर मतलब निर्भर है। यह आमतौर पर विश्व भर में ताजे जल के अधिवासों के आसपास पाया जाता है। ड्रैगन फ्लाई जलीय और स्थलीय क्षेत्रों में एक उत्तम जैव संकेतक होता है। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जैसा कि पता ही आपको 21 जून को था, तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व भर में मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, योग के अमूल्य लाभों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना। थीम क्या थी, योग फॉर ह्यूमैनिटी, याद रखिएगा, योग फॉर ह्यूमैनिटी। IDY जो है इसकी अवधारणा को पहली बार 2014 में UN जनरल असेंबली में भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया था। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी।
योग शब्द की उत्पत्ति सांस्कृतिक भाषा से हुई है। इसका अर्थ है जुड़ना या संयुक्त हो जाना, अर्थात शरीर और चेतना का एक एकाकार का प्रतीक है। ठीक है। खान क्वेस्ट 2022 सैन्य अभ्यास, तो इसके अंतर्गत जो मंगोलिया है उसके उलान बटोर में एक बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास जिसका नाम क्या है खान क्वेस्ट 2022 आयोजित किया गया था। इसमें भारत सहित 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों ने भागीदारी की है। इसमें लद्दाख स्काउट्स के एक सैन्य दल ने भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया। किसने? लद्दाख स्काउट ने। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हैव अ गुड डे।